नमस्कार, पांच का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और पांच का पंच में हम पांच बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड डील को लेकर। भारत और अमेरिका के बीच लगातार इस पर वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर लगातार देखा जाए तो तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में भी तबाही है। तीसरी खबर इंदौर से है, जहां राजा के भाई सचिन पर एक महिला से शादी कर उसे धोखा देने का आरोप लगा है। चौथी खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। चौथी खबर सीहोर से है, जहां भगदड़ के बाद आज भारी जाम की स्थिति देखने को मिली है। तो इन पांच बड़ी खबरों पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड की खबर है, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो वाद विवाद की स्थिति है उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तराखंड के बाद हिमाचल की, सीहोर की बात होगी, रायपुर की बात होगी। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। तो बीजापुर से बड़ी खबर, 9 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार नक्सल जो है वो आत्मसमर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं बीजापुर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 9 नक्सलियों का सरेंडर और सभी पर 24 लाख का इनाम था। मार डिवीजन में सक्रिय थे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी पर कुल 24 लाख का इनाम था। मार डिवीजन में ये सभी नक्सली जो है वो सक्रिय थे। तो 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मार डिवीजन में ये नक्सली सक्रिय थे। तो लगातार नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है उसका फायदा भी मिल रहा है। तो इसी बीच 9 नक्सलियों का ये सरेंडर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी नक्सलियों पर 24 लाख का इनाम था और माड़ डिवीजन में एक्टिव थे। चलिए बात करें तो इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, एनटीपीसी के बॉयलर्स की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। तो एनटीपीसी प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ है, मजदूर की मौत हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एक मजदूर की मौत हुई है एनटीपीसी में। हादसे में 3 घायल भी हैं, 3 मजदूर घायल भी हैं। एनटीपीसी प्रबंधन ने इसकी पुष्टि कर दी है। स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी गेट के सामने जाम कर दिया। तो ये बड़ी और अहम खबर, एनटीपीसी में बड़ा हादसा। एनटीपीसी के बॉयलर्स की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। तो हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 3 घायल बताए जा रहे हैं। एनटीपीसी प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है। तो स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी गेट के सामने जाम भी लगा दिया। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से हम आपको बता रहे हैं। एनटीपीसी में हादसा हुआ है, बॉयलर्स की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत हुई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और एनटीपीसी के बॉयलर्स की सफाई करने के लिए मजदूर उतरे हुए थे जिस दौरान ये घटना हुई है। में एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अंदर जो मजदूर थे वो ऊपर में काम कर रहे थे। जो मेंटेनेंस होता है साल भर का, उस मेंटेनेंस में कार्य करते हुए कुछ मजदूर ऊपर से नीचे गिर गए। हमारे साथ कुछ मजदूर के साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई ये बताएंगे क्या हुआ था, कहाँ काम कर रहे थे? मैं 5 नंबर यूनिट में काम कर रहा था, एपीएच एरिया पे, 21 मीटर के हाइट पे। वहाँ जिस एरिया पे हम लोग काम कर रहे थे वहाँ बास्केट रिपेयरिंग करके डाला जा रहा था। जहाँ बास्केट बाहर निकाल के धो करके फिर अंदर डाला जा रहा था। जिस प्लेटफार्म में हम लोग काम कर रहे थे वो प्लेटफार्म ही पूरा टूट करके नीचे गिर गया। कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, क्या काम चल रहा था और कितने ऊंचाई से नीचे गिरे, कितने मजदूर? वहाँ 21 मीटर ऊंचाई पे काम कर रहे थे। वहाँ 5-7 आदमी काम कर रहे थे। हाँ, और 7 आदमी में 2 आदमी पूरा नीचे गिर पड़ा है, 3 आदमी लटका हुआ था, जिसको हॉस्पिटल 3 जने को मैं स्वयं छोड़कर आया हूँ। 1 जने को बिलासपुर ले गया है, 1 आदमी का डेथ हो गया उसी स्थान पे। 1 आदमी की डेथ हो गई है आप बता रहे हैं। कितने फीट की ऊंचाई में मजदूर काम कर रहे थे और क्या काम हो रहा था, ये थोड़ा ये बताएंगे। 21 मीटर में काम कर रहे थे, फीट का जरूरत।
चलिए अब पांच का पंच, जिसकी बड़ी खबर की हम शुरुआत करेंगे अमेरिका और भारत के बीच हो रहे विवाद से। जी हां, लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं भारत के खिलाफ। वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल तेल खरीदने को लेकर ये पूरा मामला है। टैरिफ जब से बढ़ाया गया था उसके बाद से ही वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के साथ ट्रेड डील पर तनाव बढ़ाते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। भारत को लगातार ट्रंप रूस से तेल खरीदने को लेकर घेर रहे हैं। उनका दावा है कि रूस से तेल खरीद कर भारत यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। लेकिन जब उन्हें पूछा गया कि अमेरिका खुद ही रूस से आयात के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है तो वो बगले झांकने लगे। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से एक भारतीय पत्रकार ने सवाल किया। भारत का कहना है कि अमेरिका रूस से यूरेनियम और उर्वरक खरीदता है, जबकि वो रूसी ऊर्जा खरीदने के लिए भारत की आलोचना करता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वे खुद भारत पर दबाव बढ़ाते हुए तेल खरीद जारी रखने पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले अमेरिका को उसके दोहरे रवैये पर कड़ी फटकार लगाई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर रूस से तेल आयात का बचाव किया था। विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, आईएनएच पर स्वागत है आपका। जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच वाद विवाद की स्थिति है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप इस बात को लगातार और खींचते जा रहे हैं? इससे दोनों देशों के बीच जिस तरह से बातचीत होती रही उस पर असर पड़ेगा? क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपके इस वाद विवाद के बाद? देखिए राष्ट्रीय जी, अमेरिका की दिक्कत यह है कि उसे यह लगता है कि उसकी जो समस्या है वो दुनिया की समस्या होनी चाहिए, और यदि दुनिया उसको अपनी समस्या नहीं समझती है तो फिर अमेरिका परेशान हो जाता है। अब इस समूचे मसले पर ट्रंप ये चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर भारत पर दबाव बनाए, और जब भारत पर दबाव नहीं बन रहा है तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है या अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है। लेकिन ट्रंप को इस बात को समझना होगा कि भारत से टैरिफ सौदा अमेरिका के लिए कृषि व्यापार है, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीने मरने का साधन है, उनको जीवन देता है कृषि। तो ऐसे में भारत से आसानी से टैरिफ सौदा हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये सोचते हैं कि भारत पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगा देने से भारत प्रभावित हो जाएगा और अमेरिका को भारत की जरूरत लगेगी। तो ये गलत है, क्योंकि अमेरिका में यदि आप फार्मा को प्रतिबंधित करते हैं तो वहां पर लोगों के लिए सस्ती दवाइयां आप कैसे लाएंगे? और एक मस्क ने अभी तक ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक ट्रंप का विरोध करते हुए दिखाई देंगे। तो अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है कि भारत की जरूरत पड़ेगी, हिंद महासागर में पड़ेगी, एशिया प्रशांत में पड़ेगी। भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो ट्रंप अभी दबाव बनाने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच डील होगी। ट्रंप को इस बात के लिए तैयार होना होगा। इस कारण भारत भी इस बात को बखूबी जानता है। यही कारण है कि भारत बहुत ही दृढ़ता से नियंत्रण और संतुलन की नीति का पालन कर रहा है, और आने वाले समय में दोनों देशों के जो संबंध है उसमें स्थिरता अवश्य देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय जी, चलिए, लेकिन आपने एक वाक्य सुना होगा, यहाँ पर पत्रकार जब सवाल पूछने पहुंचे ट्रंप के पास तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। रूस को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। बार बार वो रूस को लेकर ही भारत और अपने बीच बयानबाजी करते हैं। तो क्या समझते हैं, क्या ट्रंप ने इस पर अपनी बोलती बंद कर ली है, चुप्पी साध ली है? देखिए, आप रूस पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगा सकते, और नहीं ऐसे कोई प्रतिबंध रूस पर देखने को मिले, क्योंकि ईरान को लेकर जो तेल के प्रतिबंध है वो तो हमेशा काम करते रहे हैं, लेकिन रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं गया है। और रूस जो है दुनिया में ऊर्जा का एक इतना बड़ा भंडार है कि वहां से यूरोप, आवाज आ रही है मेरी राष्ट्रीय जी? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही, सर अपनी बात पूरी करिए। जी, हाँ। तो यूरोप जो है वहां, वो जर्मनी जैसे जो देश है वो रूस से ऊर्जा खरीदते हैं, क्योंकि उनको खरीदना पड़ेगी।
तो ऐसे में अमेरिका और रशिया का व्यापार भी हो रहा है। तो भारतीय वैदेशिक मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट किया है कि आप आपके हितों की पूर्ति यदि रूस से कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का जो ट्रंप को समझना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश की संप्रभुता, एक लोकतांत्रिक देश की विदेश नीति और एक लोकतांत्रिक देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण कैसे होगा, यह अमेरिका तय नहीं करेगा। ब्रह्मदीप जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और वाकई कहीं ना कहीं इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि रूस के बारे में जानकारी नहीं है बोलकर ट्रंप ने कहीं ना कहीं मजाक बनाने की या मजाक बनने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें बादल फटा, उसके बाद से कई लोग लापता है, कुछ लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन जो लापता लोग हैं उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें उत्तराखंड के धराली के पास इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे, मौके का उन्होंने जायजा लिया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। कलेक्टर ने कहा कि इस घटना में अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है। भूस्खलन में सेना के कुछ जवान लापता भी हैं। आपको बता दें कि हर्षिल के पास स्थित धराली इलाके में मंगलवार सुबह बादल फटा, यानी कि कल, और इस घटना में एक गांव पूरी तरह से बह गया। कई निवासी लापता हो गए। अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद स्थानीय बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सेना के कैंप तक पानी जा पहुंचा। लैंडस्लाइड की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने को मिली। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। 100 मीटर तो कहीं 200 मीटर तक का भी रास्ता गायब है। सड़कें पूरी तरह से बह चुकी हैं। देश के कई इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और तबाही है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गलियों में नदियां बह रही हैं। सारी नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। फिर 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या की तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रयागराज की तस्वीर है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है। निचले क्षेत्र में यहाँ पर पानी ही पानी है। मुरादाबाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात हैं कई जगहों पर। तटीय इलाकों में भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ऋषिकेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश की तस्वीर। तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड जहाँ पर बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कहीं पर भूस्खलन है तो कहीं पर बादल फटे हैं। अयोध्या, प्रयागराज, मुरादाबाद की तस्वीर है। और बाढ़ और तबाही की वजह से कई शहर जो है जलमग्न हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जायजा लेते हुए नजर आए, लोगों के बीच पहुंचे, बातचीत करते हुए नजर आए, हेलीकॉप्टर से उन्होंने मुआयना किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो रायपुर से एक खबर ये सामने आ रही है। एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो और बीजेपी, इन दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल अजय चंद्राकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। एक वीडियो है जिसमें अजय चंद्राकर को यहाँ पर सम्मान दिया गया, सम्मान उन्होंने नहीं लिया। उस पर ये कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चंद्राकर पर निशाना साधा। हालांकि आईएनएस 24/7 से बातचीत करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस सस्ती राजनीति ना करे। आपको बता दें कांग्रेस ने दावा किया कि गमछा और सम्मान प्रतीक को लौटाया है अजय चंद्राकर ने, और ये सवाल उन्होंने पूछा है क्या बीजेपी के भीतर सब ठीक है।
आपको बता दें कि चंद्राकर ने साफ किया कि उन्होंने मंच पर ही कहा था कि मां के समान पार्टी की सेवा के लिए किसी सम्मान की जरूरत नहीं है। अगर सम्मान होना चाहिए तो वे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का होना चाहिए, जिनके नेतृत्व में ये संगठनात्मक लक्ष्य पूरा हुआ है। चंद्राकर ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि राजनीति करने के लिए कोई और मुद्दा तलाश ले, इस पर सस्ती राजनीति ना करे। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, यहाँ पर बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस सस्ती राजनीति ना करे, कोई और मुद्दा ढूंढ ले, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए राजश्री जी, वो जो वीडियो कार्यकर्ता सम्मान समारोह का जो आया है, सोशल मीडिया में वो वीडियो जो सुबह से वायरल हो रहा है, लाखों लोग उस वीडियो को देख लिए हैं। उस वीडियो के नीचे में जो कमेंट्स आ रहे हैं आप उनको पढ़िए। वो वीडियो जैसे ही शुरू होता है, एंकर जो होता है, जो कार्यक्रम को का संचालन कर रहा होता है, वो भी लगभग मजाक उड़ाने के अंदाज में अजय चंद्राकर जी को आमंत्रित करने का काम करता है। जबकि अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, 15 साल रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनको इस तरीके से उपहास करके एक तरह से बुलाने का काम करता है। और अजय चंद्राकर जी जो है वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी है बाय नेचर। तो वो जब आते हैं तो वो जब अरुण साव जी उनको पार्टी या गमछा पहनाने का प्रयास करते हैं तो वो उसको झटकने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद वो अरुण साव जी उनके ऊपर लगभग फेंकते हुए गमछे को डालते हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा और अपने दर्शकों को भी दिखाइएगा। फिर उस गमछे को वो लेने से इनकार करते हैं अजय चंद्राकर, और वो ले जा करके। लेकिन बीजेपी ऐसा मानने से तैयार नहीं है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विमल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि अजय चंद्राकर नाराज हैं और उन्होंने गुस्से में ये सम्मान नहीं लिया, क्या कुछ कहेंगे? वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। अब देखिए, ये कांग्रेस का अपना विचार है, और कांग्रेस जो है इतने गर्त में है कि आजकल इन चीजों पे ध्यान देने लगे है। कांग्रेस को याद करना चाहिए, जब बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था हमारे सिंहदेव साहब पे, और मुख्यमंत्री को उनकी तहत थी, और किस प्रकार से दोनों के बीच झगड़े थे, वो सब चीज अपने पार्टी को अपना, भारतीय जनता पार्टी को उनको देखने की जरूरत नहीं है। हम अपनी पार्टी को देख लेंगे। लेकिन अभी अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो वीडियो सामने आया उसके बाद जो कमेंट सामने आया वो जरूर बीजेपी एक बार पढ़कर देखे। नहीं, ये सब कांग्रेस जो है, जो वहाँ पर घटना घटी, कहना है अपना सोशल मीडिया में कि वायरल हो रहा है। इसमें क्या देखा है और क्या कहना। यदि अजय चंद्राकर जी नाराज होंगे तो ये कांग्रेसियों को बताने नहीं जाएंगे, वो अपनी पार्टी में अपनी बात को रखेंगे। तो इस प्रकार की सम्मान चीजें जो लेने में क्या परेशानी थी विमल जी? ले रहे सम्मान, कोई उन्होंने इनकार किया या कुछ किया कि मैं सम्मान नहीं लूंगा, कोई ऐसा वक्तव्य दिया। अब कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि आदमी का ध्यान किधर रहता है और छोटी मोटी चूक हो जाते हैं, उसको कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ अनुशासित सिपाही के रूप में हर कार्यकर्ता जो है वो काम करता है। ये कांग्रेस नहीं है कि जहाँ जो है आदमी अनुशासन तोड़े। ठीक है अजय जी, बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन सर, बिल्कुल छोटा सा। अटल जी की अस्थि कलश यात्रा में ठहाके लगाना क्या अनुशासन है? अजय चंद्राकर जी का क्या सवन्नी को कार्य समिति की बैठक से पहले डांटना जो है वो अनुशासन है? या फिर आज जो मंच पे घटना घटी, जिस तरीके से उन्होंने गमछा, पार्टी का गमछा लेने से इनकार किया और उस गमछे को जबरदस्ती जामवाल जी के कंधे पे डालने का प्रयास किया, और उसके बाद जब उन्होंने मना किया तो वार पलटवार देखने को मिलेगा इस पर। ठीक है, वार पलटवार की स्थिति तो है ही। अब देखने, अब अजय चंद्राकर साफ कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी मां समान है, सम्मान की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इंदौर की। तो इतने दिनों तक राजा रघुवंशी और सोनम का मामला जो है सुर्खियों में रहा, लेकिन अब राजा रघुवंशी के भाई अब सुर्खियों में हैं। दरअसल कल ही एक वीडियो सामने आया था जहां पर एक महिला जो है राजा रघुवंशी के घर के सामने हल्ला करती हुई नजर आई थी। उसने दावा किया था कि राजा रघुवंशी के भाई ने उसके साथ धोखा किया है। अब इस पूरे मामले पर देखा जाए तो सचिन जो है, राजा रघुवंशी का भाई सचिन, सवालों के घेरे में है।
इसमें महिला ने आरोप लगाया है कि राजा के भाई सचिन ने उससे दोस्ती की, साथ में घुमाया, राम मंदिर में शादी की, मंगलसूत्र पहनाया, करवा चौथ भी मनाया और परिवार के साथ होली भी खेली। तो राजा, उसकी बहन और भाइयों को भी उनके रिश्ते के बारे में मालूम था। महिला ने कहा है कि सचिन ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही पंडित से मुहूर्त निकलवाकर उसकी डिलीवरी कराई, लेकिन इसके बाद उससे दूरी बना ली, बात करना बंद कर दिया और फोन उठाना भी बंद कर दिया। परेशान होकर महिला ने सचिन के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा दी है। महिला ने दावा किया है कि सचिन ने उसकी नौकरी छुड़वा दी है, काम नहीं करने दिया। अब महिला के पास पैसे नहीं हैं और वो न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मतलब मेरे पास में रहने के लिए ठीक से ना घर है और बच्चे को भी मैं बहुत बेकार तरीके से मतलब पाल रही हूँ। मतलब बहुत परेशानी देख रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं सचिन रघुवंशी के घर आई हूँ कि मुझे रहने के लिए तो मतलब अपने घर में मुझे रख, तो बच्चे को अपना बाप का नाम दे, तो इसलिए मैं उसके घर आई हूँ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। इंदौर से संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, महिला ने शिकायत तो कर दी है, उसके बाद इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये महिला पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने हक के लिए लड़ रही है। उसका ये कहना है कि सचिन रघुवंशी ने उसके साथ धोखा किया था। सचिन एक स्पा सेंटर पे जाते थे जहाँ पे वो सचिन की इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद में सचिन ने अपने प्यार के जाल में इनको फंसाया और उसके बाद में इनसे एक मंदिर में शादी की और शादी के बाद में उनसे ये बच्चा हुआ है जिसकी मुझे 1.5 साल बता रही है। और उनका ये कहना था कि सचिन ने ये नहीं बताया था कि वो कुछ शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। जब उन्हें पता चला तो उसके बाद में उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ना शुरू की। महिला ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी एक मामला दायर किया हुआ है जहां पर बच्चे का डीएनए टेस्ट हुआ था। बच्चे का डीएनए टेस्ट और सचिन का सैंपल लिया गया था जिसमें सचिन का डीएनए इस बच्चे से पूरी तरीके से मैच खाता है। तब ये डीएनए की कॉपी लेके ये पिछले कुछ दिनों पहले भी मीडिया के सामने आई थी और ये आज सचिन के घर पहुंची और वहां पे इन्होंने काफी कोशिश की, काफी मिन्नतें की उस घर में अंदर जाने की, पर सचिन के परिवार ने तो दरवाजा खोला, ना ही इससे बात करने की कोई किसी तरीके की बात की। अब ये महिला जो है पुलिस के पास पहुंची है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया और क्योंकि मामला अभी क्या है, कभी क्या अपडेट है इस पर? क्या कोई संज्ञान लिया गया, कोई कार्रवाई की गई है इस पर? चूंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और कोर्ट के गाइडेंस में ही ये डीएनए टेस्ट हुआ था, तो जो भी डिसीजन लेना है, जो भी इसमें अपडेट आना है वो कोर्ट के माध्यम से आना है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि महिला उनके पास में इस बात को लेकर जरूर पहुंची थी, पर चूंकि मामला कोर्ट में इसलिए पुलिस के हाथ इसमें बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ है नहीं और सचिन का परिवार इस विषय पे लेकर अभी तक नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है, नई कार्यकारिणी का जल्द ही ऐलान होगा। जी हां, महामंत्री पद, उपाध्यक्ष पद और प्रवक्ता पद में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी का जल्द ऐलान होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और प्रवक्ता पद पर बड़े फेरबदल हो सकते हैं। तो प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और प्रवक्ता के पदों पर बड़े फेरबदल होंगे। आपको बता दें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब दिल्ली गए थे तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कार्यकारिणी में बदलाव हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में भी जल्द ऐलान हो सकता है। तो कार्यकारिणी को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और प्रवक्ता पद को लेकर बड़े फेरबदल हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए आई न्यूज़ 24/7। नमस्कार।